हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्वलीनता के बारे में चर्चा करेंगे। स्वलीनता क्या होता है? देखिए, वैसे तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से कहीं भी दिया हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी पिछली बार 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो क्योंकि रीट का जो सिलेबस है ना, अभी बहुत उलझा हुआ सिलेबस है, वो गूढ़ सिलेबस है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज हम स्वलीनता के बारे में चर्चा करेंगे। स्वलीनता क्या होता है? स्वलीनता शिशुओं में पाया जाता है, यानी कि फ्राइड कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है आपके फ्राइड। फ्राइड का कहना है कि ये जो रोग है वो शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। कौन सी अवस्था में प्रारंभ होगा? शैशवावस्था में प्रारंभ होगा। शैशवावस्था की भी बात करें तो लगभग 2 से 3 वर्ष के बालक में ये रोग जन्म ले लेता है। फ्राइड का मानना है कि स्वलीनता जो रोग है ये शैशवावस्था के बालकों में पनपता है और लगभग 2 से 3 वर्ष का जो बालक होता है उसमें यह रोग जन्म ले लेता है। जब शिशु में यह रोग जन्म ले रहा है, शैशवावस्था के बालक में यह रोग जन्म ले रहा है, तो हमने इसे नाम दे दिया, यानी फ्राइड ने इसे नाम दिया था शैशवस्वलीनता। शैशवस्वलीनता। स्वलीनता को हम ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म कहते हैं इसे। हिंदी में इसके नाम की बात करें तो हिंदी में इसे बोला जाता है स्वपरायणता। स्वपरायणता। स्वपरायणता ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है अंग्रेजी में कहते हैं हम स्वलीनता को, जबकि हम बात करें इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जो हमारा स्वलीनता है इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वैज्ञानिक नाम इसका पूछा जाता है तो वैज्ञानिक का नाम आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑटिज्म यानी स्वलीनता या स्वपरायणता जो रोग होता है इसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म जो रोग होता है ये विकासात्मक विकार है। कैसा विकार है? विकासात्मक विकार होता है। विकासात्मक विकार 2 प्रकार के होते हैं। विकासात्मक विकार जो होता है व्यक्ति में, बालक में, वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बात करते हैं हम तो आंतरिक होता है। एक होगा आंतरिक विकासात्मक विकार। आंतरिक विकासात्मक विकार होता है। दूसरा होगा बाह्य विकासात्मक विकार। बाह्य विकासात्मक विकार। विकासात्मक विकार जो है 2 प्रकार का होता है, आंतरिक विकासात्मक विकार और बाह्य विकासात्मक विकार। स्वलीनता की हम बात करें, ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो ऑटिज्म हमारा जो है, ऑटिज्म है हमारा आंतरिक विकासात्मक विकार है। आंतरिक विकासात्मक विकार होता है। आंतरिक विकासात्मक विकार है तो सीधी सी बात है इसका संबंध होता है मस्तिष्क से। इसका संबंध होता है मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्रों से होता है इसका संबंध। मस्तिष्क से होगा इसका संबंध, तंत्रिका तंत्र से होता है ऑटिज्म, जिसे हम आंतरिक विकासात्मक विकार कहते हैं, जिसका संबंध होता है मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र से इसका संबंध होता है। इनके कारण बालक में ऐसी प्रवृत्ति जन्म लेती है कि बालक जो है स्वयं में जीना पसंद करता है। इस रोग की पहचान है, ऑटिज्म जो रोग है इसकी पहचान है कि बालक जो है वो स्वयं में जीना पसंद करेगा। बालक स्वयं में जीना पसंद करता है। बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है। बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है। ये संप्रेषण का अभाव क्या होता है? संप्रेषण का अभाव पाया जाता है, यानी बालक खुलकर बातचीत नहीं कर पाता दूसरे के सामने। कोई भी आएगा नमस्ते करेगा उसे तो जवाब नहीं देगा, किसी से भी नजर मिलाकर बात नहीं कर पाएगा।
किसके लक्षण है? ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। बालक संप्रेषण का अभाव होता है, असामान्य व्यवहार होता है, यानी बालक का जो असामान्य व्यवहार है उसको बार बार करता है। असामान्य व्यवहार को बालक बार बार करता है। असामान्य व्यवहार बार बार करता है बालक, बारंबार करता है, बार बार करता है असामान्य व्यवहार को। बालक से कहेंगे भी ये काम मत कर, फिर भी वो काम करेगा नहीं, कि असामान्य जो प्रतिक्रिया होती है, असामान्य बालक का जो व्यवहार होता है उसको बालक बार बार दोहराता है, बार बार करता है। संप्रेषण का अभाव पाया जाता है, बालक खुलकर किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, किसी को जवाब नहीं दे पाता है, किसी से नजर मिलाकर बात नहीं कर पाता है, कोई भी उससे प्रतिक्रिया करेगा तो उसके बदले प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। ये सब लक्षण होते हैं ऑटिज्म के। ऑटिज्म जो है इसको सबसे पहले बात आती है, भाई ऑटिज्म पता कैसे चला कि ये बीमारी का नाम ऑटिज्म है, स्वलीनता है? तो ऑटिज्म को सबसे पहले पहचानने का कार्य किसने किया था? तो एक मनोवैज्ञानिक है आपके, जिनका नाम है लियो केनर। लियो केनर नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले किसको पहचान दिलाई थी? ऑटिज्म को पहचाना था। ऑटिज्म को पहचानने का कार्य किया था लियो केनर ने। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑटिज्म को सबसे पहले पहचानने का कार्य किसने किया था? सबसे पहले किसने पहचाना कि ये बीमारी जो है ये ऑटिज्म है या स्वलीनता है? तो लियो केनर एक मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम आता है लियो केनर ने इसे पहचानने का कार्य किया। एक बार फिर से देखते हैं हम स्वलीनता, जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म या स्वपरायणता, या इसी को कहते हैं आत्मविभो। यानी कि ऑटिज्म या स्वलीनता जो है आपका, उसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वलीनता, इसे कहा जाता है ऑटिज्म, इसे कहा जाता है स्वपरायणता और आत्मविभो कहा जाता है। ये जो रोग है, स्वलीनता का जो रोग है, ये एक आंतरिक विकासात्मक विकार है, जिसका संबंध मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से होता है। स्वलीनता जो रोग है छोटे बच्चों में जन्म लेता है, यानी कि शैशवावस्था का बालक होता है, लगभग 2 से 3 वर्ष का बालक में ये बीमारी पाई जाती है। इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक है आपके फ्रायड है, जिन्होंने कहा है इसे शैशवस्वलीनता नाम दिया था, शैशवस्वलीनता नाम दिया है। पिछली बार 2018 में क्वेश्चन आया था कि बालक के संप्रेषण में अभाव होता है, असामान्य कार्य को बार बार करता है, क्या कहा जाता है? शैशवस्वलीनता कहा जाता है। शैशवस्वलीनता की हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये बालक जो है स्वलीनता का शिकार है? तो उसका हम पता लगाएंगे बालक स्वयं में जीने, इसकी वो प्रवृत्ति क्या होती है बालक की, कैसी प्रकृति का बालक होता है? स्वयं में जीना पसंद करता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, यानी कि अपनी जो प्रतिक्रिया है स्वयं की, स्वयं के मन के अनुसार कार्य करता है। संप्रेषण का अभाव पाया जाता है इसमें, बालक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाता है, यानी संप्रेषण का अभाव पाया जाता है। कोई भी घर पर आएगा, बालक से सवाल जवाब करेगा, बातचीत करेगा, बालक उसको जवाब नहीं देगा, किसी से भी बालक नजर मिलाकर बात नहीं कर पाता है। बालक जो है स्वयं में जीना पसंद करता है, यानी कि उसको स्वयं की परवाह रहती है, स्वयं को ही पसंद करता है, किसी दूसरे की बातों पर विश्वास भी नहीं करता है, किसी दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता है। ये जो बालक है ऑटिज्म से ग्रसित जो बालक होता है, ये असामान्य व्यवहार को बार बार दोहराता है, कोई भी असामान्य प्रतिक्रिया होती है उसे बार बार रिपीट करता है, यानी बार बार दोहराता है। कम बोलता है, बोलता नहीं है, ज्यादा कम बोलता है, अजीबोगरीब बातें करता है, या फिर बोलते बोलते रुक जा, बातें करता करता रुक जाता है, बीच में विराम लेता है। ये जो बालक होता है, स्वलीनता का शिकार जो बालक होता है, तटस्थ होता है, उदासीन होता है, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। घर है, घर में कोई भी प्रोग्राम है, ब्याह शादी है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। आत्मविभो, उसको सबसे मोह नहीं होता है, सिर्फ खुद से मोह होता है। तो इस रोग की पहचान हम करते हैं बालक में, यानी बालक बोल नहीं पा रहा है, संप्रेषण का अभाव है, बालक प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, स्वयं में जीना पसंद करता है, असामान्य व्यवहार को बार बार कर रहा है बालक। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो बालक जो है वो स्वलीनता का शिकार हो चुका है, स्वलीनता नामक बीमारी उसके अंतर्गत जन्म ले चुकी है। आगे हम चलते हैं, तो ये स्वलीनता जो ऑटिज्म जो है, वही स्वलीनता जो है आपका, इसको सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने पहचाना था? तो व्यक्ति का नाम आता है लियो केनर, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है लियो केनर, उन्होंने इसको पहचानने का कार्य किया था। ये जो स्वलीनता बीमारी है, स्वलीनता जो विकासात्मक विकार है, इसको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम एक बोर्ड है हमारा जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम,
पूछा जाता है कि भाई ये जो बीमारी है स्वलीनता, इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो है इसने इसको विकलांगता का दर्जा दिया है, कि इन्होंने कहा है कि भाई इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो भी कैसे होंगे, विकलांगता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो बालक भी कैसे होते हैं, विकलांग होते हैं। बालक के मस्तिष्क पर ये जो बीमारी है ऑटिज्म या स्वलीनता बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, बालक के व्यवहार पर प्रभाव डालती है, सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती है। ऑटिज्म जो है भाई इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि बालक किस प्रकार का व्यवहार करेगा। बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है, बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है, बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है। ऑटिज्म जो बीमारी होती है, ऑटिज्म जो विकासात्मक विकार है, अगर ये किसी बालक में है तो सीधी सी बात है वो बालक जो है वो संप्रेषण नहीं कर पाएगा, कम बोलेगा, खुलकर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी जवाब करोगे, उससे सवाल जवाब करोगे, वो आपको उत्तर नहीं दे पाएगा। ये जो बालक होता है संप्रेषण के अभाव, यानी कि बालक कम बोल रहा है या फिर बालक बोलेगा तो बीच में रुक जाएगा, बोलता रहेगा, बोलता रुक जाएगा, या फिर बालक अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग करता है। तो बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है, सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, सामाजिक विकास का अभाव पाया जाएगा बालक में, सामाजिक विकास का अभाव। ऑटिज्म से ग्रसित जो बालक होता है उसमें सामाजिक विकास का अभाव पाया जाता है, बालक तटस्थ रहता है, सामाजिक विकास का अभाव है, बालक कैसा है, तटस्थ है, बालक कैसा है, उदासीन है, यानी कि कोई भी कितनी भी प्रोग्राम हो, कितनी भी भीड़ इकट्ठी हो, लेकिन उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ये बालक जो है समाज से रिश्ता रखना पसंद नहीं करता है, दोस्त नहीं बनाता है, यानी कि एकांतवासी होता है। कैसा होगा भाई, एकांतवासी होगा, या बोले कि एकांत प्रिय होता है, एकांत प्रिय होता है। सामाजिक विकास का अभाव है, यानी कि जब समाज के साथ उठेगा बैठेगा नहीं, दोस्त नहीं बनाएगा, तो भाई सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो बालक कैसा है, एकांतवासी होता है, एकांत प्रिय होता है, इसका कोई दोस्त नहीं होता है, दोस्त नहीं बनाता है बालक, दोस्त नहीं बनाता है, दोस्तों के साथ में खेलना पसंद नहीं करता है, अकेला ही खेलता है, किसी के साथ में खेलना पसंद नहीं करता है। तीसरा इसका लक्षण देखते हैं हम, तो बालक का जो व्यवहार है, यानी बालक का व्यवहारिक जो विकास है उसमें भी, बालक का व्यवहारिक विकास का भी अभाव पाया जाता है, यानी बालक का व्यवहारिक विकास भी नहीं हो पाता है। बालक की रुचि जो है उसके व्यवहार पर आधारित है, यानी खुद की रुचि, खुद की पसंद की चीजें ही खेलना पसंद करता है, खुद की पसंद के खिलौनों से खेलेगा, खुद की पसंद की चीजों को ही पसंद करेगा, यानी कि उसका व्यवहार जो होता है वो रूढ़िवादी होता है। एक तरह से बोले यहाँ तो व्यवहार कैसा होगा भाई, रूढ़िवादी होगा। रूढ़िवादी व्यवहार क्या होता है, रूढ़िवादी का मतलब जो परंपरा चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है उसी में वो जीना पसंद करता है, जो परंपरा चली आ रही है, सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसी में जीना पसंद करता है, यानी कि कुछ भी परिवर्तनशील कार्य नहीं करता है। जो बालक को जो भी बात देखता है, वो जो भी कार्य देखता है उसी वही परंपरा आ रही है उसी को रिपीट करता है, यानी कि कुछ भी नया करने का नहीं सोचता है। बालक परिवर्तनकारी नहीं होता है, रूढ़िवादी होता है, यानी कि विकास क्यों है रूढ़िवादी हो, रूढ़िवादी इसलिए कि भाई उसका व्यवहारिक विकास जो है उसका अभाव है, यानी व्यवहारिक विकास नहीं हो पाया है। किसके कारण नहीं हो पाया है, ऑटिज्म के कारण व्यवहारिक विकास नहीं हो पाया है। ये ऑटिज्म का जो बालक होता है आत्मघाती होता है। कैसा होगा भाई, आत्मघाती होता है। आत्मघाती क्या होता है, यानी कि बालक को क्या है, क्रोध आया, किसी भी बात में बालक को क्रोध आएगा तो बालक स्वयं को चोट पहुंचाता है, बालक स्वयं को चोट पहुंचाता है, यानी कि दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता है, सिर्फ स्वयं को चोट पहुंचाता है, तो आत्मघाती होता है। आपने सुना होगा, कहीं भी देखो कोई घटनाएं होती रहती हैं कहीं कहीं जगह, जैसे कि बालक है किसी भी बात को लेकर परेशान है, स्वयं के हाथ की नस काट लेता है, स्वयं का सर फोड़ लेता है, तो ये क्या आत्मघाती, ये इसी बालक की पहचान है, ऑटिज्म ग्रसित बालक की पहचान होती है। वे स्वयं को चोट पहुंचाता है, क्रोध आएगा तो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिर्फ स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। ये जो रोग है ऑटिज्म से बालक जो ग्रसित होता है, ये किस कारण से होता है, ये वंशानुक्रम भी हो सकता है भाई,
वंशानुक्रम भी हो सकता है। वंशानुक्रम कैसे हो सकता है, यानी कि घर में माता पिता दादा नाना नानी अगर किसी को भी ये रोग है तो बच्चे में ये रोग आ सकता है। वंशानुक्रम भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं भाई आनुवांशिक भी होता है क्या, हाँ ये आनुवांशिक भी हो सकता है। ये जो रोग है वंशानुक्रम भी हो सकता है, आनुवांशिक भी हो सकता है, यानी कि घर में किसी भी सदस्य को अगर ये रोग है तो बालक में ये रोग आ सकता है। ये जो रोग है अगर वंशानुक्रम के माध्यम से बालक में ये रोग आ रहा है तो इसे बोलेंगे हमें स्पोरेडिक ओटिज्म। वंशानुक्रम के माध्यम से, आनुवांशिकता के माध्यम से अगर बालक में ये रोग है तो इसे बोला जाता है स्पोरेडिक ओटिज्म कहा जाता है। आगे हम चले तो भाई ये जो रोग होता है ये मस्तिष्क में विकार के कारण भी हो सकता है। मस्तिष्क में विकार के कारण भी ये रोग हो सकता है। मस्तिष्क में विकार के कारण कैसे हो सकता है, जैसे कि बालक है उसके मस्तिष्क में चोट आ गई, जिसको एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बालक के मस्तिष्क में चोट आ गई या फिर किसी कारणवश उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया तो मस्तिष्क में विकार के कारण भी ओटिज्म से ग्रसित बालक हो सकता है। अगली हम बात करें तो ये जो रोग है पर्यावरणीय कारणों के द्वारा भी हो सकता है। पर्यावरणीय कारणों के द्वारा भी हो सकता है। पर्यावरणीय कारणों के द्वारा भी ये रोग बालक में पाया जाता है। पर्यावरण क्या होता है, यानी कि प्रदूषण के कारण, जब बालक माता के गर्भ में रहता है तो प्रदूषण के कारण, खान पीन में अभाव के कारण या किसी और भी कारण ये रोग हो सकता है। तो ये रोग 3 कारण से बालक में आ सकता है, वंशानुक्रम या आनुवांशिकता के माध्यम से। घर में किसी भी सदस्य को अगर ओटिज्म से ग्रसित है या माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, कोई भी है तो भी बालक को ये रोग हो सकता है। और वंशानुक्रम से जो रोग होता है, ओटिज्म जो रोग होता है बालक को, उसे कहते हैं हम स्पोरेडिक ओटिज्म कहा जाता है। मस्तिष्क में विकार के कारण भी हो सकता है, बालक के मस्तिष्क में चोट लग गई या बालक के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया है तो भी बालक किससे ग्रसित होता है, ओटिज्म से ग्रसित होता है। पर्यावरणीय कारण के कारण भी ये रोग हो सकता है, यानी कि प्रदूषण के कारण या माता के खान पीन के कारण कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब माता का जो गर्भ में बालक जब रहता है तो उसका विकास जैसे पूर्ण नहीं हो पा रहा तो भी इस रोग से बालक ग्रसित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ओटिज्म जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो सीधी सी बात है, ओटिज्म भाई 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओटिज्म कितने प्रकार का होता है, हालांकि पूछा नहीं जाता इतना डीपली, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ओटिज्म जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। बात करेंगे नंबर 1, यानी कि नंबर 1 प्रकार कौन सा है, उसकी क्या विशेषता है, क्या उसकी पहचान क्या है, क्लासिक सिंड्रोम। क्लासिक सिंड्रोम ओटिज्म नंबर 1 की हम बात करें तो इसे कहते हैं हम क्लासिक सिंड्रोम ओटिज्म कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है भाई, इस पहचान है इस बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है। बालक में किसका अभाव पाया जाएगा, संप्रेषण का अभाव पाया जाता है। क्लासिक सिंड्रोम जो ओटिज्म होता है इसमें बालक संप्रेषण से संबंधित विकार होता है, बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है। बालक खुलकर किसी के सामने बोल नहीं पाता है, बोलता है तो हकलाता है या फिर बोलता बोलता रुक जाता है, अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग करता है। यह असामान्य प्रतिक्रिया होती है, उसे बालक बार बार दोहराता है, उसे हम कहते हैं क्लासिक सिंड्रोम ओटिज्म कहा जाता है। दूसरा हम इसकी बात करें कि इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, तो दूसरा प्रकार है इसका एस्पर्जर ओटिज्म। दूसरा प्रकार है एस्पर्जर ओटिज्म। एस्पर्जर ओटिज्म क्या होता है, यानी कि इसमें बालक का जो सामाजिक व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवहार में अभाव पाया जाता है। बालक का सामाजिक व्यवहार जो होता है उसमें अभाव पाया जाता है, सामाजिक व्यवहार संबंधी विकार बालक में विद्यमान होता है।
एस्पर्जर जो ऑटिज्म होता है, इसके अंतर्गत बालक जो है वो सामाजिक प्रतिक्रिया नहीं करता है, बालक उदासीन होता है, एकांत प्रिय होता है, अकेले में खेलना पसंद करता है, समाज से कोई प्रतिक्रिया स्थापित नहीं करता है, उसे हम कहते हैं एस्पर्जर ऑटिज्म कहा जाता है। तीसरा इसका प्रकार है जिसकी हम बात करें तो जिसके अंतर्गत हम संप्रेषण का अभाव पाया जाएगा, सामाजिक व्यवहार का विकार पाया जाएगा, यानी कि ये दोनों प्रकार के जो बालक में लक्षण पाए जाएंगे उसे हम क्या नाम देंगे, तो उसे हम नाम देंगे परसेसिव ऑटिज्म। परसेसिव ऑटिज्म कहा जाता है। क्या लक्षण है भाई? उपरोक्त दोनों प्रकार के जो लक्षण हैं, यानी कि संप्रेषण का अभाव पाया जाएगा बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाएगा, और बालक में कौन सा सामाजिक विकार जो है, बालक में सामाजिक विकार या सामाजिक व्यवहार का संबंधी विकार भी पाया जाएगा और संप्रेषण का अभाव भी पाया जाएगा। यानी परसेसिव ऑटिज्म जो होता है उसमें उपरोक्त दोनों ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं, एस्पर्जर ऑटिज्म और क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं वो दोनों के लक्षण किसमें पाए जाते हैं? परसेसिव ऑटिज्म में पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये जो ऑटिज्म जो है हमारा, ये स्वलीनता जो है या आत्मविभव बोले इसे हम, या बोलते हैं हम इसे स्वपरायणता बोलते हैं। ये जो रोग है भाई, इसको पहचानने का कार्य तो किया था आपके लियो केनर ने। किसने किया था? लियो केनर ने किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले, यानी कि 2 अप्रैल की हम बात करें, 2 अप्रैल 2007 की हम बात करें तो एक संस्था है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात करें तो इसने 2 अप्रैल 2007 को एक दिवस मनाया था और दिवस का नाम था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया था 2 अप्रैल 2007 को। सबसे पहले, यानी कि सबसे पहला या प्रथम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। मनाया किसकी सहयोग से गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहयोग से ये दिवस मनाया गया था। तभी से प्रत्येक 2 अप्रैल को, यानी प्रति वर्ष 2 अप्रैल की हम बात करें, प्रति वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल की हम बात करें, मनाना प्रारंभ हुआ था 2 अप्रैल 2007 को। 2 अप्रैल 7 को सबसे पहले या सर्वप्रथम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था, और मनाया गया था वही संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहयोग से मनाया गया था। तभी से, यानी कि 2007 से प्रति वर्ष आज भी हम क्या मनाते हैं? 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम चलें तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म इसका प्रतीक क्या है? ऑटिज्म का प्रतीक क्या है? तो भाई इसका प्रतीक माना जाता है नीला रंग जो होता है ना, ये इसका प्रतीक है। ऑटिज्म का प्रतीक की अगर बात करें आपसे कि ऑटिज्म का प्रतीक क्या है, तो ऑटिज्म का प्रतीक होता है नीला रंग। ये नीले रंग को ऑटिज्म का या स्वपरायणता का प्रतीक घोषित किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ऑटिज्म जो है 3 प्रकार का होता है। क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म, जिसके अंतर्गत बालक में संप्रेषण का अभाव पाया जाता है, यानी कि बालक कम बोलता है या फिर बालक बोलता ही नहीं है, आपके सवालों का जवाब ही नहीं देगा, बालक में प्रतिक्रिया का अभाव पाया जाता है, बालक बोलता बोलता रुक जाता है, या फिर बालक अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग करता है। दूसरा आता है हमारा एस्पर्जर ऑटिज्म। एस्पर्जर ऑटिज्म जो होता है, इसमें बालक जो है, यानी कि सामाजिक व्यवहार संबंधी विकार, यानी कि बालक सामाजिक व्यवहार नहीं बना पाता है, एकांत प्रिय होता है बालक जो है, यानी कि अकेले में रहना पसंद करता है। कितनी भी भीड़ हो, घर में कोई भी प्रोग्राम हो, फिर भी बालक अकेले यानी अपनी मस्ती में मस्त रहता है, कोई दोस्त नहीं बनाता है, अकेला खेलना पसंद करता है। तीसरा नंबर का आता है हमारा परसेसिव ऑटिज्म, यानी कि उपरोक्त दोनों
ऑटिज्म के जो लक्षण हैं, संप्रेषण का अभाव, सामाजिकता का अभाव, वो किसमें पाए जाते हैं? परसेसिव ऑटिज्म में पाए जाते हैं। लियो केनर ने सबसे पहले ऑटिज्म जो है इसको पहचानने का कार्य किया था, लेकिन 2 अप्रैल 2007 को सबसे पहले प्रथम विश्व ऑटिज्म जागरूकता के दिवस के रूप में मनाया गया था और इसके मनाने का सहयोग किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। जब से यानी कि 2007 की हम बात करें तब से ही प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म की अगर हम प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है नीला रंग, यानी नीला रंग जो है ये ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। ऑटिज्म जो है इसके ऊपर हम बात करते हैं। और तो एक व्यक्ति था भाई, ऑटिज्म रोग से ग्रसित व्यक्ति था जिसने 2013 में, बात करते हैं हम 2013 करंट अपडेट पूछ लिया जाए भाई तो हमें ये भी देखना है। ऑटिज्म से ग्रसित एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था कृष्ण नारायण, व्यक्ति का नाम था कृष्ण नारायण। ये कृष्ण नारायण जो व्यक्ति था ये भी कौन से रोग से ग्रसित था? ऑटिज्म नामक रोग से ग्रसित था। ऑटिज्म ग्रस्त व्यक्ति था ये। 2013 में इसने एक पुस्तक की रचना की थी, इसने एक पुस्तक की रचना की थी, एक गीत की रचना की थी, जो गीत और पुस्तक का नाम है अलग ही आशा, अलग ही आशा। पूछ लिया जाए कि अलग ही आशा पुस्तक के रचयिता कौन है, अलग ही आशा गीत के रचयिता कौन है, तो कृष्ण नारायण का नाम आता है। ये व्यक्ति भी ऑटिज्म रोग से ग्रस्त था, लेकिन 2013 में ये ठीक होता है और ठीक होता है तो एक पुस्तक की रचना करता है, गीत की रचना करता है जिसका नाम है अलग ही आशा। ये ऑटिज्म से संबंधित है। पूछ लिया पुस्तक किससे संबंधित है, तो किस रोग से संबंधित है? ऑटिज्म रोग से संबंधित पुस्तक है। एक चीज और आती है उसको भी हम देख लेते हैं आज, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म या इसी को हम बोलते हैं स्वमोह। नार्सिसिज्म या इसी को हम बोलेंगे स्वमोह। ये नार्सिसिज्म या स्वमोह जो है ये फ्रायड ने इसे नाम दिया है आत्म प्रेम। फ्रायड ने इसे क्या नाम दिया है भाई? आत्म प्रेम का नाम दिया है। नार्सिसिज्म स्वमोह, फ्रायड ने नाम दिया है इसे आत्म प्रेम, यानी कि आत्म प्रेम की बालक की जो भावना होती है उसे ही नार्सिसिज्म यानी कि स्वमोह, जिसे फ्रायड ने नाम दिया है आत्म प्रेम का नाम दिया है, यानी कि आत्म प्रेम की भावना जो होती है बालक की उसी को फ्रायड ने क्या कहा है? नार्सिसिज्म कहा है। नार्सिसिज्म होती क्या है? नार्सिसिज्म शैशव अवस्था में होती है बालक में, भी शैशव अवस्था में। कौन सी अवस्था में होती है? शैशव अवस्था में होती है। नार्सिसिज्म जो है ये बालक में शैशव अवस्था में विकसित होता है। ये होता क्या है? नार्सिसिज्म में बालक अपने ही रूप पर मोहित रहता है, बालक अपने ही रूप पर मोहित होता है। अपने ही रूप पर मोहित रहता है, यानी कि बालक अपने ही रूप को बार बार निहारता है, अपने आप को ही पसंद करता है, अपने ही रूप पर मोहित रहता है। इस स्वयं आत्म प्रेम की भावना को बालक ने फ्रायड ने क्या कहा था? नार्सिसिज्म नाम दिया है। यानी बालक जब अपने ही रूप पर मोहित रहता है तो ये स्वयं से आत्म प्रेम की जो भावना होती है, प्रेम की जो भावना होती है, इसे फ्रायड ने आत्म प्रेम या नार्सिसिज्म नाम दिया था। अब 2 ग्रंथियां हैं बालक में, वो विकसित होती है और उनका संबंध भी किससे होता है? शैशव अवस्था से होता है। शैशव अवस्था से संबंध होता है 2 ग्रंथियों का। एक तो होती है पितृविरोधी ग्रंथि, पितृविरोधी ग्रंथि होती है एक तो, और एक होती है भाई मातृ विरोधी ग्रंथि। पितृविरोधी ग्रंथि और एक होगी मातृ विरोधी ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां जो हैं ये भी फ्रायड के अनुसार कौन सी अवस्था में विद्यमान होती है, कौन सी अवस्था में विकसित होती है? शैशव अवस्था में विकसित होती हैं। अब ये पितृविरोधी ग्रंथि और मातृ विरोधी ग्रंथि क्या होती हैं और ये किस में विकसित होती हैं? तो पितृविरोधी ग्रंथि जो है ये लड़कों में पाई जाती है,
विरोधी ग्रंथियों का विकास किसमें होता है? लड़कों में होता है। यानी कि लड़कों में ये ग्रंथि पाई जाती है पितृ विरोधी, जिसके कारण लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं और पिता का विरोध करते हैं। मातृ विरोधी जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि किसमें पाई जाएगी? ये ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, यानी कि लड़कियों में विकसित होती है, जिसके कारण वह अपनी माता का विरोध करती हैं लेकिन पिता से अत्यधिक प्यार करती हैं। तभी तो कहते हैं कि लड़कियां जो होती है वो पापा की परी होती हैं, इसी ग्रंथि के कारण, क्योंकि मातृ विरोधी ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जिसके कारण वह अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं और माता का विरोध करती हैं। तो अब इन ग्रंथियों का नाम भी देख लेते हैं हम, कौन कौन सी ग्रंथि है ऐसी। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों ग्रंथियों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई हमें किसी भी हालत में पास ही होना है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये ग्रंथि लड़कियों में है या ये ग्रंथि लड़कों में। तो हमें पहचान कैसे करनी है? लास्ट का वर्ण आ रहा है हमारा ओ, लड़कों जो शब्द है इसमें अंतिम वर्ण है हमारा ओ, और इससे हमारी ग्रंथि बनेगी ओडीपस। ओ से हमारी ग्रंथि कौन सी बनी? ओडीपस। यानी कि लड़का जो शब्द है इसमें अंतिम वर्ण है हमारा ओ, और ओ से ग्रंथि बनती है ओडीपस। यानी कि ओडीपस ग्रंथि जो है ये किस में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओडीपस ग्रंथि जो है कैसी ग्रंथि है? मातृ विरोधी है या पितृ विरोधी है? तो कैसी ग्रंथि है? पितृ विरोधी है। यानी कि इसी ग्रंथि के कारण बालक अपने पिता का विरोध करता है, माता से अत्यधिक प्यार करता है। लड़की में अंतिम वर्ण आता है ई, तो ग्रंथि बनेगी ई से इलेक्ट्रा। कौन सी ग्रंथि बनती है भाई? इलेक्ट्रा ग्रंथि बनती है। ये इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है ये किसमें पाई जाती है? लड़कियों में विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में विकसित होती है, जिसके कारण लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। यानी कि इस ग्रंथि के कारण लड़की क्या करेंगी? अपने पिता से अधिक प्रेम करेंगी, पिता से अधिक प्रेम करती हैं। लेकिन लड़के जो है इस ग्रंथि के कारण अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, माता से अधिक प्रेम करते हैं। क्या होता है सिस्टम देखिए, शैशव में फ्रायड का मानना है, मनोवैज्ञानिक फ्रायड का, कि शैशव अवस्था में लड़के और लड़कियों में यानी बालक और बालिकाओं में दो ग्रंथियां विकसित होती हैं। एक ग्रंथि है हमारी इलेक्ट्रा और एक ग्रंथि है ओडीपस। ये ओडीपस जो ग्रंथि होती है ये पितृ विरोधी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लड़कों में ये ग्रंथि पाई जाती है ओडीपस ग्रंथि जो है, जिसके कारण लड़का जो है या लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी कि लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाएगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बनता है हमारा कि भाई मातृ विरोधी ग्रंथि कौन सी है? मातृ विरोधी ग्रंथि पूछी जाएगी तो सीधी बात है हम नाम लेंगे किसका? इलेक्ट्रा का। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है और लड़कियां जो है अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। भाई पिता से प्रेम करेंगी तो माता का तो विरोध करेंगी ही करेंगी, तो इसे हम कहेंगे मातृ विरोधी ग्रंथि। अपोजिट होता है, यानी यहाँ जेंट्स है तो किसका विरोध कर रहा है? जेंट्स का विरोध कर रहा है। यहाँ क्या है? फीमेल है तो किसका विरोध करेगी? फीमेल का विरोध करेगी। यानी कि लड़के जो है माता से तो प्रेम कर रहे हैं लेकिन किसके विरोधी है? पिता के विरोधी है। लड़कियां जो है पिता से तो प्रेम करती हैं लेकिन विरोध किसका करती हैं? माता का विरोध करती हैं। किसके कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। लड़कों में ये किस कारण होता है? ओडीपस ग्रंथि के कारण होता है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडीपस ग्रंथि और नार्सिसिज्म क्या होता है, शैशव स्वलीनता क्या होता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।